64 लाख घुसपैठिए। यह आंकड़ा सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे। यह आंकड़ा दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने असम के चुनावी मंच से। उन्होंने कहा कि असम के 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नंगांव और ग्वालपाड़ा, ये 7 जिले 64 लाख घुसपैठियों के कब्जे में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसी गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए पूछा गया कि आखिर कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कितनों को देश से बाहर भेजा गया, तो मंत्रालय का जवाब था, हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, वही गृह मंत्रालय जो चुनावी मंचों से लाखों करोड़ों के आंकड़े बोल रहा है, वो आधिकारिक तौर पर यह कह रहा है कि उसके पास घुसपैठियों का कोई केंद्रीय डेटाबेस ही नहीं है। तो आज का यह एपिसोड इसी विरोधाभास पर है। जोहार, मैं मुकेश बिरवा, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं उस आरटीआई से जिसने सरकार की पोल खोल कर रख दी। 23 जनवरी 2026 आरटीआई एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार ने गृह मंत्रालय से सूचना मांगी और उनके सवाल ये थे कि पहला तो कि पिछले 10 सालों में देश भर में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, दूसरा कि कितनों को गिरफ्तार किया गया, तीसरा कितनों को निर्वासित या प्रत्यावर्तित किया गया, मतलब वापस उनके देशों को, और चौथा कि ये घुसपैठिए किन किन देशों के नागरिक थे। यानी पूरी तरह से वैध और तार्किक सवाल थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब होना चाहिए था, खास तौर पर जब देश का गृह मंत्री इतने बड़े दावे कर रहे हों। मंत्रालय का जवाब आया मतलब सीधा और स्पष्ट कि अवैध विदेशी नागरिकों या अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने तथा उन्हें देश से बाहर भेजने की शक्तियां इमिग्रेशन और विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 की धारा 7, 13 और 29 की उपधारा 2 के तहत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सौंप दी गई है। यानी केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि यह राज्यों का काम है, हमारे पास कोई डेटा नहीं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, जब केंद्र के पास डेटा ही नहीं तो फिर गृह मंत्री अमित शाह 64 लाख का आंकड़ा कहाँ से ला रहे हैं? क्या यह आंकड़ा हवा में उड़ाया गया है? क्या यह केवल चुनावी नारा है? आइए अब उन बयानों को एक एक कर देखते हैं जो सत्ताधारी नेताओं ने दिए हैं। यह जानकारी रखना जरूरी है कि नेता लोग जनता को ठग रहे हैं, डरा रहे हैं या सच बात बता रहे हैं। इन्हीं घुसपैठियों का डर झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने भाजपा नेताओं के द्वारा फैलाए जाते देखा है। फिर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, जहाँ भी चुनाव होते हैं, इन लोगों का एक ही केंद्रीय मुद्दा यह रहता तो है ही। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये नेता क्या बयान दे रहे हैं। भारत में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि प्रजनन दर के कारण नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण हुई। यह बयान अमित शाह का है। दैनिक जागरण के नरेंद्र मोदी स्मृति व्याख्यान में विषय था घुसपैठ, जनसांख्यिकी परिवर्तन और लोकतंत्र। ध्यान दीजिए शब्दों पर, घुसपैठ। लेकिन जब आरटीआई में पूछा गया कि इस बड़े पैमाने का जो आंकड़ा क्या है, तो जवाब मिला कोई डेटा नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया। इससे पहले 13 लोगों को भेजने की बात कही, 64 लाख उसमें से या कोई और। लेकिन यहाँ भी सवाल है कि अगर इन्हें घुसपैठिए घोषित किया गया तो किस आधार पर? क्या कोर्ट का आदेश था? क्या बांग्लादेश सरकार को सूचित किया गया? क्या इनके परिवारों से बात हुई? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश का नागरिक मानकर वापस भेजा जा रहा है तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रत्यावर्तन। इसमें संबंधित देश को औपचारिक सूचना दी जाती है, पते की पुष्टि होती है, परिवार से बात होती है। लेकिन जो हो रहा है वह इसके ठीक उलट है। लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बंदूक की नोक पर सीमा पर धकेल दिया जा रहा है। वैसे तो आदिवासियों को भी विकास के नाम पर कानून होने के बावजूद विस्थापित और प्रताड़ित किया जाता है। कानून अमीरों के लिए अलग काम करता है तो गरीब तबके के लोगों के लिए अलग। यह तो आज सर्वविदित है।
घुसपैठियों के नाम पर सत्ता पर बने रहना इन लोगों का मकसद है। यह सिलसिला नया नहीं है। पिछले कई सालों से बीजेपी के नेता लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हर बार जब सवाल आंकड़ों का आता है तो या ये तो चुप्पी होती है या फिर बहाना बना लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर, जो लंबे समय से नागरिकता और विस्थापन के मुद्दों पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि गृह मंत्रालय आंकड़े नहीं रखता। यह विचित्र बात है। उदाहरण के लिए हत्या जैसे अपराधों के आंकड़े राज्य जुटाते हैं, लेकिन उन्हें समेकित कर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रकाशित करता है। अगर राज्यों के पास जानकारी है तो केंद्र उसे समेकित कर सकता है, संग्रह कर सकता है। हर्ष मंदर का तर्क सीधा है। अगर एनसीआरबी अपराधों के आंकड़े जुटा सकता है तो गृह मंत्रालय घुसपैठ के आंकड़े क्यों नहीं जुटा सकता? क्या यह जानबूझकर की जा रही लापरवाही है? उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय कानून में घुसपैठिया की कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। भारत में रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। इसीलिए हमारे यहाँ कानूनी रूप से दो ही श्रेणियाँ हैं। कोई व्यक्ति या तो भारतीय नागरिक है या विदेशी। घुसपैठिया कोई कानूनी शब्द नहीं है। यही एक अहम बिंदु है। घुसपैठिया शब्द सिर्फ अवैध मौजूदगी नहीं बताता, बल्कि एक दुराशय मतलब गलत आशय या इरादा और एक साजिश का आरोप भी जोड़ देता है। कोई व्यक्ति गरीबी, हिंसा, उत्पीड़न या भटक कर भी सीमा पार आ सकता है, लेकिन जब आप उसे घुसपैठिया कहते हैं तो आप यह मान लेते हैं कि वह किसी खास मकसद से देश में घुसा है। यह बेहद समस्याजनक है। मंदर ने 2008 के बाद नागरिकता कानून में हुए बदलाव का भी जिक्र किया। पहले राज्य को साबित करना पड़ता था कि कोई व्यक्ति विदेशी है, अब व्यक्ति को साबित करना पड़ता है कि वह भारतीय है। वो तो हम लोग के साथ भी हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया कमज़ोर रही है, यह बदलाव लाखों लोगों को खतरे में डालता है। हर्ष मंदर ने दार्शनिक हन्ना अरेंडेट का हवाला दिया कि सिटीजनशिप इज़ द राइट टू हैव राइट्स, यानी हक रखने का हक। जब आप किसी की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं तो आप उसके सारे अधिकार छीन लेते हैं। यही इस राजनीति का मकसद है, एक पूरे समुदाय को अस्थायी भय दिखाना और उस भय में रखना। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह सब क्यों हो रहा है और अभी ही क्यों? देखिए, इस समय असम में चुनाव आ रहे हैं और घुसपैठ का मुद्दा वहाँ हमेशा से संवेदनशील रहा है। लेकिन यह सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, जहाँ भी चुनाव होते हैं घुसपैठ का मुद्दा गर्मा जाता है। लेकिन आरटीआई का जवाब बताता है कि यह मुद्दा प्रशासनिक नहीं है, राजनीतिक है। यह एक पुराना तरीका है। जब विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे आपके खिलाफ जाए तो ध्यान बांटने का काम करो। और सबसे आसान तरीका है, एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो। 64 लाख का आंकड़ा सुनिए। यह असम की कुल आबादी का लगभग 20% है। अगर इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई होती तो क्या यह दिखाई नहीं देता? क्या स्थानीय प्रशासन को पता नहीं चलता? फिर 13 या 18 ही लोगों को वापस भेजा जाना जरूरी था? ये माहौल खड़ा करके किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में बांग्लादेश से आए हुए लोगों की संख्या कहीं भी इन आंकड़ों के करीब नहीं है। लेकिन जनगणना तो सिर्फ एक बार होती है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं। सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव भी देखिए। फर्जी आंकड़े, एडिटेड तस्वीरें, भड़काऊ वीडियोज़, यह सब एक मशीनरी के तहत फैलाया जाता है। और जब सरकारी मंत्री ही बिना आंकड़ों के दावे करे तो यह मशीनरी और मजबूत हो जाती है। यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संवैधानिक संकट भी है। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन जब बिना दस्तावेजों के हर व्यक्ति को घुसपैठिया मान लिया जाए और फिर यह तय किया जाए कि किस समुदाय से ज़्यादा लोग बिना दस्तावेजों के हैं, तो यह भेदभाव होता है। असम में एनआरसी प्रक्रिया देख लीजिए। 19 लाख लोग बाहर हो गए, लेकिन क्या उसमें ज़्यादातर एक ही समुदाय के थे? क्या यह संयोग था? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का जवाब हमेशा एक ही रहता है, यह हमारा आंतरिक मामला है। तो आपने क्या सीखा आज? पहला तो यह कि गृह मंत्रालय के पास घुसपैठियों का कोई केंद्रीय डेटा नहीं है। दूसरा, इसके बावजूद गृह मंत्री लाखों करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं। तीसरा, यह मुद्दा
चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चौथा, इससे एक पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है ताकि दूसरे समुदाय को या उसके दूसरे समुदाय के वोट लिए जा सके। सवाल यह नहीं है कि घुसपैठ होती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम बिना सबूत के, बिना आंकड़ों के, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए एक समुदाय को दोषी ठहराएंगे? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी खबरें आप तक हम पहुंचाते रह सकें। सबों को धन्यवाद। जोहार।